नमस्कार। लता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में वर्णित कविता कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण सिंह जी। तो आइए पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि ने कहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कविता की उड़ान चिड़िया के संदर्भ में कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह है। लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है, उसका दायरा निश्चित है, वो एक सीमा में बंधी हुई होती है। लेकिन जो कविता के भाव हैं, कविता के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता अपने भावों के साथ उड़ती है और चिड़िया अपने पंखों के साथ उड़ती है। चिड़िया का दायरा सीमित है और कविता का दायरा असीमित है। चिड़िया उड़ती है बाहर भीतर इस घर उस घर, और कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेकिन चिड़िया अपने पंखों से तो उड़ रही है, परंतु कविता अपने पंखों से, कविता के पंख हैं उसके भाव उसकी अभिव्यक्ति, तो कविता अपने भावों और अभिव्यक्ति से असीम सीमाओं को तोड़ती हुई किस तरह से वो उड़ती है, इसे चिड़िया नहीं समझ सकती है। यानी चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कविता में वर्णित है उड़ान शब्द। उड़ान का अर्थ होता है उड़ने की क्रिया या भाव। बहाने, जिसका तात्पर्य है टाल मटोल या हीला हवाला। माने यानी मायने। आइए उपरोक्त पंक्तियों का व्याख्या देख लेते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी अर्थात देश और समय की सीमाओं से परे भी अपनी सोच को उड़ा सकता है। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया एक घर से दूसरे घर के आंगन, छत, पेड़ की डालियां और आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है। लेकिन कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश काल में जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती है, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित न होकर बल्कि विस्तृत होती है। इन पंक्तियों में विशेष विशेष है कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, इनमें लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। खिलना, खिलना से तात्पर्य है विकसित होना। मुरझाए, मुरझाए से तात्पर्य है उदास होना। महकना, महक देना या खुशबूदार होना या सुगंधित होना। कविता की व्याख्या देख लेते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर, आंगन, बाग बगीचों में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे मुरझा जाते हैं।
परंतु इसके ठीक विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के बीच बनी रहती है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो कविता में सदैव एक नएपन को बनाए रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के मुरझाए बिना खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों के एक खेल की तरह है, यानी जिस तरह से बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो सभी घर को एक कर देते हैं। यानी वो कभी इस घर खेलते हैं, कभी उस घर में खेलते हैं, यानी वो अपने खेलने के लिए कहीं ना कहीं वो अपना स्थान ढूंढ ही लेते हैं और वो खेल रहे होते हैं, सभी घरों को एक कर देते हैं। वो किसी भी तरह का कोई उन्हें जातीय बंधन, कोई धर्म का बंधन, कोई संप्रदाय का बंधन कभी भी नहीं रोक पाता है और वो मगन होकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कविता भी भविष्य की संभावनाओं में, वर्तमान की संभावनाओं में अपने आप ही वो अपने लिए स्थान ढूंढ लेती है। उसके भाव हर एक तक पहुंचते हैं, वो अपने भावों को सभी के पास उसी रूप में पहुंचा पाती है। वो कभी भी किसी में भी अपने भेदभाव नहीं करती है और कविता हमेशा ही उन बच्चों की तरह ऊर्जावान बनी रहती है। अब आइए व्याख्या देखते हैं कि कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त में सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं के बंधन को नहीं जानती है। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है और यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने पराये में भेद नहीं जानते हैं। कविता की पंक्तियों में कुछ विशेष, जिनमें कविता व फूल की तुलना मनोरम है, सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है, मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, शांत रस है और मुक्त छंद है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं या कविता से संबंधित किसी तरह का कोई प्रश्नों का उत्तर आप जानना चाहते हैं या कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं और भी बेहतर आपके लिए दे सकूं।